हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिसका सत्र 2024 से 28 से, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चे आज के इस क्लास में देखो तो जो आपका एईसी पेपर फर्स्ट है, इस एईसी पेपर फर्स्ट में आप लोगों ने यदि एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट को रखा है तो हम लोग एमआईएल हिंदी से रिलेटेड आज जो है दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित था। और सेम प्रकार से बच्चे हम आज के भी इस क्लास को करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और मोस्ट वीवीआई 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हम अंत में देखने वाले हैं। फाइनली आपके ये 70 मार्क का क्लास रहेगा। तो चलिए, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले क्लास को सपोर्ट किया था, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन करके यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सकेगी। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा बच्चे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चंस रहने वाला है बच्चे, क्वेश्चंस कहता है हमारा कि खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन है। खड़ी बोली भाषा बोल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचना करने वाला जो सबसे पहला कवि माना जाता है वह आपके अमीर खुसरो जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो, यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे हम खड़ी बोली हिंदी भाषा की बात करते हैं तो यह किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है। तो अगर क्षेत्र की बात पूछ लिया जाए आपसे, आप कहोगे सर यह जो है यह मेरठ में बोला जाता है, इसके बाद जो है देहरादून में बोला जाता है, ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे तो आपका मुरादाबाद में बोला जाता है। इस तरीके से जो है बच्चे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको खड़ी बोली भाषा जो है देखने को मिलती है। तो आप लोग ये 3 नाम याद रखोगे, ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है ये डाल करके। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहां से प्रश्न बनेगा, जैसे कि खड़ी बोली हिंदी जो भाषा है इसको हम लोग ठेठ हिंदी भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं आप लोग याद रखिएगा, ठेठ हिंदी किसको कहते हैं, तो खड़ी बोली हिंदी भाषा को कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम हो जाता है प्यारे बच्चे, इसका दूसरा नाम और भी है, क्या है, तो इसे हम लोग कौरवी भाषा के नाम से भी जानते हैं, जो कि कौरव वंशों में बोला जाता था, है ना। रामायण महाभारत में आप लोगों ने जो है कौरव वंश को देखा होगा। तो कौरवी भाषा प्यारे बच्चे जो है आपको किसको कहा जाता है, तो खड़ी बोली हिंदी को कहा जाता है। इसके साथ देखना, यहां से एक और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस बनेगा कि खड़ी बोली हिंदी जो है इसका जनक किसको कहते हैं बच्चे। तो आप कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किसका जनक कहते हैं, तो आप कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली हिंदी का जनक कहते हैं। साथ में इसे जो है आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का जनक जो है प्यारे बच्चे किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है। तो इस तरीके से यहां पर आपने कई सारे प्रश्नों को देखा। पेपर में कुछ भी पूछा जाएगा तो निश्चित है कि आप यहां से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1963 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था। हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया, या फिर हिंदी भाषा परिषद के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा, या फिर भारतीय हिंदी परिषद के द्वारा। तो जो आपका देवनागरी लिपि है, ठीक है, और हिंदी वर्तनी मानकीकरण जो 1963 में आया था, इसको प्रकाशन करने वाले कौन थे प्यारे बच्चे, तो आपका जो है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलो अगले सवाल को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि के कितने भाग होते हैं या कितने भेद हैं। 4 भेद हैं, 3 भेद हैं, 2 भेद है या फिर 5 भेद है। तो नागरी लिपि की जब बात हो रही है बच्चे, तो याद रखिएगा इसके जो है कुल 4 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं बच्चे, आप कहोगे गुरुजी 4 गो भेद माना जाता है। अब देखो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे नागरी लिपि की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला बार उल्लेख मिलता है वह आपको किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो सबसे पहला उल्लेख जो है प्यारे बच्चे इसका देखने को मिलता है नंदी सूत्र ग्रंथ में। किस ग्रंथ में, नंदी सूत्र नाम का एक ग्रंथ है जिसमें सबसे पहली बार जो है नागरी लिपि का उल्लेख देखने को मिलता है।
इसके बाद देखिएगा, इस नागरी लिपि को दक्षिण क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है प्यारे बच्चे, उस दक्षिणी क्षेत्र में जो है इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग इसे जो है वहां नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें आप लोग नागरी लिपि से संबंधित याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क, ग, ज और फ। ये जो ध्वनियां हैं यह कौन से भाषा की ध्वनि है? क्या यह संस्कृत भाषा की ध्वनि है, फारसी या फिर अरबी भाषा की ध्वनि है, अंग्रेजी की ध्वनि है, या फिर दक्षिण भाषाओं की ध्वनियां हैं? तो यहां से जो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, फारसी और अरबी भाषा की ये ध्वनियां हो जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे, क जो लिखा जाता है यहाँ पर एक बिंदिया रहती है ना, ये नीचे की तरफ। ग जो लिखा जाता है यहाँ भी एक बिंदी लगल रहता है। ज जो लिखा जाता है यहाँ भी एक बिंदी लगल रहता है। और फ जो लिखा जाता है यहाँ भी एक बिंदी। तो इस तरह के जो शब्द आपको दिखेंगे बच्चे, यह आपके जो है फारसी अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। कौन से भाषा के? फारसी और अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है आपका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी संक्षिप्त कथन को विस्तार पूर्वक लिखना जो है यह क्या कहलाता है? अब देखो, कोई भी संक्षेपण कथन है, यानी कि शॉर्ट में कोई भी बातें कही गई है, उस शॉर्ट बातों को जब आप बढ़ा चढ़ाकर कहते हो, विस्तार पूर्वक कहते हो, तो वह क्या कहलाता है? पलवन कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है, प्रारूपण या फिर टिप्पण कहलाता है। तो संक्षेपण तो भैया पहले नहीं होगा, क्योंकि पहले से संक्षेप में है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं। यानी कि भाव का क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर भाव का हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो भाव का विस्तारण कहाँ पर होता है? आप कहोगे गुरुजी पलवन में होता है। पलवन में क्या होता है बच्चे? भाव का विस्तारण होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ देखना, यहाँ पर और भी कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे संक्षेपण की बात हो रही थी, तो संक्षेपण का दूसरा नाम क्या क्या होगा बच्चे? ठीक है, संक्षेपण का दूसरा नाम क्या क्या आप कह सकते हो? तो आप कहोगे गुरुजी संक्षेपण का जो दूसरा नाम होगा वह सबसे पहला तो आप कह सकते हो सार लेखन होगा। क्या होगा बच्चे? सार लेखन। या फिर हम कह सकते हैं इसको सारांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सारांश। फिर या आप कह सकते हो क्या? तो संक्षिप्त लेखन भी इसे कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको बच्चे? संक्षिप्त लेखन। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि संक्षेपण का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो संक्षेपण का दूसरा नाम नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा? वहां पर उसको चुनना होगा। तो इस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि असिस्टेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? असिस्टेंट, चलिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए क्या है। तो असिस्टेंट की हम बात करते हैं बच्चे, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है हिंदी में, वह हो जाता है क्या? तो वह हो जाता है सहायक। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? सहायक होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिपिक की बात करते हैं, तो इसका जो अंग्रेजी रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अकाउंटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? अकाउंटेंट हो जाएगा आपका जो है लिपिक का इंग्लिश रूप। इसके बाद कर्मचारी की बात करेंगे तो एम्प्लॉयर। क्या हो जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर एम्प्लॉयर को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मचारी कहते हैं। ये सब भी याद रखना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इस पर मैंने एक कंप्लीट जो है वीडियो बना दिया, जहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा जो है मैंने क्या किया है, तो इस तरह के शब्दों का जो है वहाँ पर क्लास करवाया है। आप लोग उस क्लास को भी देख करके सारे वर्ड्स को क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। अगला जो है आपका एक इम्पोर्टेंट मुहावरा है, घोड़ा बेचकर सोना। इसका जो है ये जो क्वेश्चन से प्यारे बच्चे, मैंने कल के क्लास में भी चर्चा किया था कि आप लोग जो है एग्जाम होने के बाद बिल्कुल घोड़ा बेचकर सो जाते हो। ये नहीं कि हमें आगे की भी तैयारी करनी है। तो घोड़ा बेचकर सोने का सीधा सीधा मतलब निकल के आता है निश्चिंत हो जाना। अब एग्जाम हो गया, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लेते हैं, एकदम निश्चिंत बेफिक्र हो जाते हैं हम लोग। क्या हो जाते हैं? कोई फिक्र नहीं। चलिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? बी नंबर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल में कहता है कि राजा ने राज्य के किस चीज के फैलने की बात जो है यह दरबारियों से पूछा था। अब ये जो क्वेश्चंस है आपके सदाचार के ताबीज चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चे? सदाचार के ताबीज चैप्टर से लिया गया है। अब देखो, यहाँ पर सदाचार के जो ताबीज चैप्टर है, यहाँ पर क्या होता है, तो राजा के साम्राज्य में क्या हो जाता है, तो भ्रष्टाचार फैल जाता है। अब इस भ्रष्टाचार की जानकारी जो है राजा को दरबारियों से लगती है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? भ्रष्टाचार हो जाएगा। राजा को जो दरबारियों से जानकारी मिलती है वो किसके बारे में जानकारी मिलती है? भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मिलती है।
प्रश्न यहाँ पर और भी कई सारे बनेंगे, जैसे कि बताइए सदाचार के जो ताबीज चैप्टर है यह कौन सी विधा है। आप कहोगे सर यह एक निबंध है, और यह निबंध लिखा किसके द्वारा गया है, तो आप कहोगे सर इसके जो लेखक हैं वह है हरिशंकर परसाई। कौन है बच्चे, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये आपका निबंध रचना है इसमें इसको जो है व्यंग्यात्मक तरीके से व्यक्त किया गया है। क्या किया गया बच्चे, एक व्यंग तरीके से, यानी कि हंसी मजाक के तरीके से व्यक्त किया गया है। साथ में इस चैप्टर का जो मूल उद्देश्य रहा है बच्चे वो क्या रहा है, तो इसका जो मूल उद्देश्य प्यारे भाई वह है आपको भ्रष्टाचार से निजात पाना। किससे निजात पाना, भ्रष्टाचार से निजात पाना। केवल बातें बनाकर या फिर जो है डिंग हाँक कर बच्चे जो है हम क्या नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलग प्रयास करने होंगे, और ये सारी जानकारी आपको सदाचार के ताबीज निबंध में देखने को मिलती है। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं और गुलाब शीर्षक की विधा कौन सी है। गेहूं और गुलाब, ठीक है बच्चे, गेहूं और गुलाब की बात करते हैं तो क्या यह निबंध है, ललित निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यह जो है आपका एक ललित निबंध है। ठीक है, अब देखो यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले गेहूं और गुलाब जो रचना है यह एक ललित निबंध जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। आप कहोगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। याद अगर नहीं रहेगा तो याद रखना, गेहूं के आटा से पूरी बनता है। क्या बनता है बच्चे, गेहूं के आटा से पूरी बनता है, इसीलिए इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी। समझ गए। इसको लिखा कब गया था बच्चे, तो 1948 से लेकर के 1950 के बीच में यह आपके गेहूं और गुलाब शीर्षक निबंध को लिखा गया था। इसके बाद देखना, इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तो आपका गेहूं शब्द है और दूसरा बच्चे जो है आपका गुलाब शब्द है। ठीक है, अब ये दोनों शब्द जो है इसका जो है प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है, तो गेहूं जो शब्द है प्यारे बच्चे यह किसको दर्शाता है, तो यह आपके भौतिक या फिर हम बात करें तो आर्थिक, ठीक है, और फिर देखें तो यहाँ पर जो है इससे हमें राजनीतिक, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है गेहूं से। इसके बाद जो आपका गुलाब है, गुलाब यह किसका प्रतीक माना जाता है, तो यह आपके जो है मानसिक और इसके बाद जो है सांस्कृतिक, इन दोनों की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। समझ गए ना। तो ये बात याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गेहूं और गुलाब शीर्षक विधा में गेहूं जो है यह किसका प्रतीक है या फिर गुलाब जो है यह किसका प्रतीक है। तो आप लोग याद रखेंगे गेहूं जो है यह आपके भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद जो आपका गुलाब है वह मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चे कहता है कि राजे ने अपनी रखवाली की कविता जो है यह निराला के किस कृति में संग्रहित है। निराला का वह कौन सा काव्य संग्रह है जिससे जो है आपके राजे ने अपनी रखवाली की कविता को लिया गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे कि ऑप्शन है अनामिका, नए पत्ते, उपयुक्त में से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ज़्यादातर बच्चे जो है इसका आंसर सी करने वाले हैं, है कि नहीं, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा। कहोगे गुरुजी कैसे, तो देखो यहाँ पर जो है आपका राजे ने अपनी रखवाली की कविता यह आपके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नए पत्ते काव्य संग्रह से लिया गया है। नया पत्ता काव्य संग्रह याद रखना यह आपके जो है 1946 ईस्वी में प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है बच्चे, 1946 में इसका प्रकाशन होता है। इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, किसकी बात करते हैं बच्चे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं, तो इनका जो सबसे पहला काव्य था, सबसे पहला काव्य ये कब आया था, तो सबसे पहला काव्य जो है 1916 में आया था। और वह कौन सा काव्य था बच्चे, तो याद रखना जूही की कली। कौन सी, जूही की कली नाम का एक काव्य संग्रह जो है यह आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 1916 में आया था, जो इनका सबसे पहला काव्य संग्रह है। इसके साथ देखिए अनामिका काव्य संग्रह की बात करते हैं। अनामिका काव्य संग्रह प्यारे बच्चे ये भी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है, जो कि 1923 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित होता है, 1923 में प्रकाशित होता है। तो ये सारे फैक्ट बच्चे आपको अच्छे से याद रखने हैं। जिस प्रश्न से रिलेटेड मैं आपको जो फैक्ट नोट करा रहा हूं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। बस आपको शिद्दत से इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना है। आज थोड़ी सी जो है तबीयत मेरी उतनी जो है बेहतर नहीं लग रही है, हालांकि जो है क्लास में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हो रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कंटेंट उपस्थित करवा सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए बच्चे, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करते जाइए। अब आइए हम लोग ग्रुप नंबर बी पर डिस्कस करते हैं।
तो देखो ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे हम लोग आज 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें देखो तो सबसे पहले हम लोग जो है रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। इस बार के एग्जाम के लिए ये मोस्ट वीवीआई रहेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय। अब रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो देखो ये जो फिगर में आपको दिख रहा है यही है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। इनके सबसे पहले हम जो है जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। इनका जो नाम हो जाता है वह मूल नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल, और इसे जो है आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी उपाधि? आप कहोगे सर इसे आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जो है बस्ती जिला के अगौना गांव में हुआ था। कौन से गांव में? अगौना गांव में आपके जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म होता है 1884 ईस्वी में। इसकी मृत्यु जो है यह 1941 ईस्वी में हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी में होता है। समझे? तो ये एक छोटी सी बातें याद रखोगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से आ सकता है। सपोज दैट आपसे पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था, किस गांव में, तो आप कहोगे सर अगौना गांव में हुआ था। इसकी मृत्यु जो है कब हुई थी, तो कहोगे 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आप इसके जो है व्यक्तित्व के बारे में कुछ चीजें याद रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चंस ने हमें कहा है कि इसका साहित्यिक परिचय कीजिए, तो आइए हम इसके साहित्यिक योगदानों के बारे में जानते हैं कि आखिर जो है इन्होंने हिंदी को किस चरम सीमा तक आगे ले जाने का काम किया है। तो कहा जाता है कि हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य में मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं यह हिंदी साहित्य में काफ़ी सारे आलोचनात्मक रचनाएं की है। इसके साथ साथ इन्होंने जो निबंध लिखा है वह भी काफ़ी चर्चित रहा। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक क्रम को भी दर्शाने का प्रयास किया है। इसके द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का एक पुस्तक लिखा गया, जिसमें जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के सभी चरणों के बारे में बताया है। साथ में ये इसकी जो लेखन शैली थी ये भी काफ़ी प्रचलित रहा था, और हिंदी के क्षेत्र में इसके द्वारा जो है एक युगांतकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। समझे? इसके साथ साथ देखिए तो इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी है। इनकी विद्वत्ता के कारण ही जो है हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में जो है सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया था। जब हिंदी शब्द सागर का संपादन किया जा रहा था, यह भी एक रचना है हिंदी शब्द सागर, इसके संपादन का जब कार्य चल रहा था तो रामचंद्र शुक्ल जी की विद्वता को देखकर, इसकी जो क्षमताएं थी उसको देखकर उसको भी वहां पर क्या किया गया, शामिल करने की कोशिश की गई। इन्होंने 19 वर्षों तक जो है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया था। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए, यानी कि इनके द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में और बांग्ला भाषा में बहुत सारे ऐसी रचनाएं थी जिसका जो है अनुवाद क्रम किया गया। आलोचना इनका जो है मुख्य और प्रिय विषय था। इनका जो प्रमुख विषय माना जाता है बच्चे, वह क्या माना जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी आलोचनात्मक कृति जो रही है इनकी सबसे फेमस और सबसे जो है लोकप्रिय कृति रही है। यह हमेशा जो है यह विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर आलोचनात्मक तथ्यों को लिखा करते थे। साथ में इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का क्या किया, तो सूत्रपात किया। यानी कि इनके द्वारा जो है एक रचना किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक पुस्तक है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहासों के बारे में जानकारी बताई गई है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेकों रचनाएं किए, जैसे कि इनकी एक निबंध रचना है जिसका नाम है चिंतामणि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इनकी एक ऐतिहासिक रचना है। जायसी ग्रंथावली, जिसका इसके द्वारा जो है संपादन कार्य किया गया था। हिंदी शब्द सागर, यह भी इनके द्वारा जो है एक संपादन कार्य किया है। इसके बाद आनंद कादम्बिनी, इसके बाद अभिमन्यु बद्ध, ठीक है। इस तरीके से इनके जो है कई सारी रचनाएं आपको हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। तो ये इनका क्या रहा है बच्चे, साहित्यिक योगदान रहा है। पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय, तो आप सिंपली जो है इस तरीके से जो है नोट डाउन करेंगे तो आपको जो है पूरे मार्क मिल जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत दुर्दशा कविता का सारांश लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कविता है प्यारे बच्चे।
अब देखो क्वेश्चंस में कहा है कि जो आपकी भारत दुर्दशा कविता है इसका आपको सारांश लिखना है। मतलब इस कविता के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बातों पर विशेष बल दिया गया है, आपको उस विशेष बल बातों को बताना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारत दुर्दशा कविता की। तो यह जो कविता है प्यारे बच्चे, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है एक भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा गया है। उस नाटक से ही आपके जो है भारत दुर्दशा कविता को लिया गया है। नाम भी बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। भारत दुर्दशा नाम का नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। और उसी नाटक से जो है एक कविता का जो है संपादन होता है। वह नाम क्या होता है उसका? भारत दुर्दशा ही होता है। अब इस कविता में जो है भारत के प्रति प्रेम को दर्शाने का प्रयास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। क्योंकि देखो ये जो रचना थी ये उस समय लिखा गया जब हमारा भारत जो है बच्चे यह गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासक जो है हमारे देश को गुलाम बना लिया था। तब जाकर जो है इस रचना के माध्यम से इन्होंने भारत के अंदर जो लोगों की स्थितियां थी, भारत में जिस तरीके से लोगों के साथ शोषण किया जा रहा था, ब्रिटिश शासकों की जो आक्रमणकारी नीति थी, उन सभी नीतियों पर फोकस करते हुए जो है लोगों को इस रचना के माध्यम से इसके द्वारा क्या किया गया? जागृत करने की कोशिश की गई। समझ गए ना? साथ में इन्होंने जो भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, मतलब जो प्राचीन समय में भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा, हमारी भारत एक तरीके से सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, इन सभी के महत्ता को जो है आपको भारत दुर्दशा कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया, ताकि लोगों के अंदर जो है एक नई चेतना का विकास हो सके। और जब लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास होगा तो वह अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए जागृत हो पाएंगे, अपना प्रयास करेंगे। बस यही जो है एक मूल उद्देश्य रहा था आपके भारत दुर्दशा कविता का। साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अशिक्षा, धार्मिक भेदभाव, अकर्मण्यता की ओर जो इशारा करके कहा कि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के जो औपनिवेशिक शासन है वहां पर जो हमारा भारत है लगातार गरीब होता जा रहा है। साथ में देश में महंगाई, अकाल और बीमारी जैसी जो है कई सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश शासक आया था तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लोगों की अशिक्षाओं का उन्होंने फायदा उठाया। साथ में जो है यहाँ पर लोगों के बीच जो है धार्मिक भेदभाव पैदा किए, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना शुरू कर दिया। इससे जो है लोगों के अंदर एक आपसी मतभेद आ गया। जब आपसी मतभेद लोगों के बीच देखा गया तो फिर उन्होंने जो है हमारे भारत पर हुकूमत कायम कर लिया। समझे कि नहीं? तो इन सभी के कारण से ऐसा देखा गया था कि हमारे भारत की जो स्थितियां हैं वह काफ़ी जो है जर्जर होती जा रही थी। जैसे कि हमारे भारत में गरीबी का दर जो है यह बढ़ता जा रहा था, महंगाई की दर जो है यह लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। साथ में यहाँ पर अकाल की स्थिति, बीमारियों की भयावह स्थिति जो है, यह सभी के सभी जो विपरीत परिस्थितियां हैं यह हमारे भारत में उत्पन्न हो रही थी। इन सभी पर फोकस करते हुए भारत दुर्दशा कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? तो लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास किया। जब इस चीज़ों को लोगों के द्वारा पढ़ा गया तो लोग जागृत हुए और फिर जागृत होकर जो है एक साथ एकजुट होकर भारत से जो है ब्रिटिश शासकों को भगाने का काम किया। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों से जब पेपर में भारत दुर्दशा कविता का सारांश पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है बच्चे कि अनुवाद का क्या महत्व है। ये आपके व्यवहारिक हिंदी का क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। बात करते हैं बच्चे हम लोग व्यवहारिक हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए अनुवाद के महत्व के बारे में पूछा गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर अनुवाद का जो महत्व है यह क्या है और वर्तमान स्थिति में जो है यह किस चरम तक पहुँच चुकी है, हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि बच्चे कहा जाता है कि वर्तमान समय में अनुवाद का क्षेत्र जो है यह काफ़ी व्यापक और निरंतर जो है यह महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि अनुवाद एक कला बन चुकी है। अब अनुवाद एक ऐसी विधा बन चुकी है हमारे हिंदी साहित्य की या फिर हमारे साहित्यिक रचनाओं की, उसमें इसका बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है अब। और साथ में यह लगातार जो है यह वृद्धि के क्रम में ही आगे बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? अब यह मात्र रोटी की लालसा से घटिया की संज्ञा प्राप्त करने वाला साधन भर शेष नहीं रह गया है। मतलब आप इसको एक छोटा सा जो है तुच्छ रूप नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने जो है बहुत विशाल रूप धारण कर लिया है। अब विशाल रूप धारण कर लिया है तो इसके कुछ ना कुछ तो महत्व होंगे,
तभी तो इसका रूप और भी विशाल होता जा रहा है। तो इसके महत्वों पर अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए यह रचनात्मक कला क्या कहते हैं तो संवर्धन हेतु काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो गया है। जैसे कि रचनात्मक कला की बात करें तो हम अनुवाद के माध्यम से किसी एक भाषा में किए गए अनुवाद को अलग अलग भाषाओं में क्या कर पाते हैं बच्चे, ट्रांसलेट कर पाते हैं, अनुवाद कर पाते हैं। समझ गए ना। तो इसलिए जो है आपका अनुवाद की क्रिया लगातार जो है ये वृद्धि होती जाती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इससे जो है हमें अलग अलग प्रकार की जो है संस्कृति उसके बारे में जानने को मिल पाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अमेरिका के संस्कृति के बारे में जानना चाहें, या फिर मान लीजिए हम इंग्लैंड के संस्कृति के बारे में जानना चाहें, या फिर इंग्लैंड वासी जो है प्यारे बच्चे हमारे संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे, तो वह कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए भारत देश की कोई संस्कृतियां अगर कहीं लिखी गई होगी तो उसे हिंदी में लिखा गया होगा। अब हिंदी तो भाई अंग्रेजों को पढ़ने नहीं आता है, इंग्लैंड में बसने वाले लोगों को तो हिंदी आती नहीं है, तो वो फिर उसको कैसे पढ़ पाएगा? तो ट्रांसलेट के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से जो है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। अपनी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद जो है पढ़ेगा, पढ़कर उसके अर्थों को समझेगा और फिर हमारी संस्कृति के बारे में जान पाएगा। तो इस तरीके से जो है अनुवाद के माध्यम से हम अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। साथ में जो है यह विदेशी भाषाओं के साहित्य से लाभान्वित होने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि हम लोग अलग अलग प्रकार की भाषाओं को जो है पढ़ पाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर इंडियन इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन आप जब अगर इंग्लिश से ही आगे पढ़ने की प्रयास करोगे, जब लगातार आगे बढ़ते, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है कोई बच्चा, कोई पीजी करेगा, फिर पीएचडी करेगा, तो वहाँ पर आपको अनेकों प्रकार की अंग्रेजी पढ़ने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश के साथ साथ आप ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ोगे, आप अमेरिकन इंग्लिश पढ़ोगे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जो इंग्लिश है बच्चे, इसको पढ़ने में कौन हमें मदद करती है? तो वह अनुवाद मदद करती है। साथ में देखिएगा तो यह विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, खगोल शास्त्र, इन सभी का ज्ञान अर्जन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि देखो जैसे मान लो कि पुराने समय में जो भी काफ़ी सारे ग्रंथों को लिखा गया था, सच लाइक हम बात करेंगे कि जैसे रामायण को लिखा गया, ठीक है, रामायण को प्यारे बच्चे वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में लिखा था। अब काफ़ी सारे लोग जो है संस्कृत नहीं जानते हैं, तो वो तो उसके अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। जब उसको पढ़ेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है इसका अनुवादिक रूप जो है तुलसीदास जी के द्वारा जारी किया गया, जो कि हिंदी भाषा में था। और हिंदी भाषा जो कि आपके भारत में रहने वाले हर व्यक्तियों के लिए सहज है, वह आराम से उसको पढ़ पाता है। तो यह सब किसके कारण हो पाया था? अनुवाद के कारण हो पाया था बच्चे। जब तक यहाँ पर अनुवाद का क्रम नहीं होता तब तक जो है इसको संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, मान लीजिए जैसे कि विज्ञान की बात करें तो ज़्यादातर पुस्तकें आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। अब ये जो पुस्तकें हैं इंग्लिश में लिखा है तो हर किसी को इंग्लिश नहीं आता, फिर वो एक वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए इसका ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, ताकि सभी लोग जो है उसको अच्छे से समझ सकेंगे। और जब सारे लोग अच्छे से समझ सकेंगे तो वह भी जो है आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे। समझे कि नहीं? साथ में बच्चे आप देखोगे कि यह विविधता में एकता को स्थापित करने में भी काम करता है। अब विविधता में एकता को स्थापित करने का काम कैसे करता है? जैसे मान लो हम भारत की बात करते हैं बच्चे, भारत की बात करते हैं तो भारत में टोटल अभी जो है 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट है बच्चे? भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 आपके जो है यूटी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार की जो है हर क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती है। अब जब भाषाएं अलग अलग प्रकार की होगी, सपोज कीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है, अगर बंगाल में जाता है, या फिर मान लीजिए बंगाल नहीं अगर दूसरे जगह मान लीजिए कहीं चला गया, सपोज कीजिए मान लीजिए वह गुजरात चला गया, तो वहाँ पर तो गुजराती बोली जाती है। अब गुजराती यहाँ पर बिहार के लोगों को समझ में आने वाला नहीं है कि नहीं? बंगाल में गया तो उसको बंगाली समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है फिर तो वहाँ पर क्या होगी, एक मतता नहीं हो पाएगा, हम लोगों के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अनुवाद यहाँ पर जो है लोगों से क्या करती है, हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है आपका विविधता में एकता स्थापित करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्रसार के लिए भी उपयोगी होता है। तो संस्कृति के बारे में तो मैंने पहले बता दिया कि भाई संस्कृति का प्रसार जो है या किसी भी संस्कृति का हो यह कैसे हो सकता है, तो उसको अनुवाद के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे कि यह बहुमुखी प्रगति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है।
तो यहाँ से जो है आपके पेपर में जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अनुवाद के क्या महत्व है बच्चे, तो बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या अनुवाद के महत्व को आप लोग आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता देना, तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वह है देवनागरी लिपि की विशेषता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए, समझे। अब आइए समझते हैं हम लोग कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। अगर बच्चे हम लोग देवनागरी लिपि की विशेषता की बात करते हैं तो यह काफी सारी विशेषताओं से भरा हुआ है, क्योंकि देवनागरी लिपि यह हमारे भारत की जो राजभाषा मानी जाती है हिंदी, उसकी लिपि है। हिंदी की प्रमुख लिपियां कौन सी मानी जाती है बच्चे? देवनागरी लिपि, है ना। इसके बाद वैसे तो इसमें कई सारी जो है भाषाएं, जैसे कि आपकी संस्कृत भी किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं देवनागरी लिपि की आखिर विशेषताएं क्या है। तो देखो, इसमें सबसे पहला तो आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है यह ध्वन्यात्मक लिपि है। ध्वन्यात्मक लिपि कहने का मतलब ये है कि इसके हर एक अक्षरों को जो है यह ध्वनि से कनेक्ट करके बोला जाता है। जैसे मान लो हम अ लिखते हैं तो इसको हम आ भी बोल पाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो भी अक्षर लिखा जाता है, जो भी वर्ण लिखा जाता है, उन सभी वर्णों को क्या करते हैं हम लोग ध्वनि के साथ जो है मेल करके व्यक्त कर सकते हैं। साथ में आप देखोगे इसमें स्वर और व्यंजन, इस दोनों का जो है वैज्ञानिक क्रम देखने को मिलता है। मतलब इसको जो है एक अच्छे तरीके से जो है सजाया गया है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसमें जो है नासिक के जो ध्वनि है, यानी कि जो ध्वनियां नाक से बोली जाती है, जैसे हम लोग अंगा कहते हैं, अंगा कहते हैं, यों कहते हैं, है ना, यों कहते हैं। इसके बाद जैसे अड़ा कहते हैं, है ना। तो ये सारी जो ध्वनियां हैं प्यारे बच्चे, हम लोग नाक से बोलते हैं, नासिक के ध्वनियां हैं। तो नासिक के ध्वनियों के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार के चिन्हों का आपको देवनागरी लिपि में इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें अनुस्वार, चंद बिंदु, ये सब आपको उपलब्ध देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा आप लोग देवनागरी लिपि में, तो यहाँ पर आपको अ और आ, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर वर्ण हैं, जैसे आपका हर्ष ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, हर्ष उ हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है, फिर ए हो जाता है, अय हो जाता है, इस सब में आप देखोगे तो आपको ह्रस्व और दीर्घ की मात्राएं देखने को मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यह एक प्रकार से मात्रात्मक लिपि भी मानी जाती है, समझे। साथ में देखिए इसकी और भी कई सारी विशेषताएं हैं बच्चे, जैसे कि इस लिपि में आपको स्पर्श व्यंजन ध्वनियों के लिए जो है अलग अलग प्रकार से चिन्हों का व्यक्त किया गया है। जैसे देखिए अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर किस प्रकार किया गया। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चे? स्पर्श व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में 25 गो है। जैसे क वर्ग है, यानी कि क ख ग घ वाला, च वर्ग है, च छ ज ज वाला, इस तरीके से ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। टोटल मिलाकर जो है 25 गो आपके स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं आपके हिंदी में। अब यहाँ पर देखो इस सभी को व्यक्त करने के लिए जो है अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे हम क लिखते हैं तो इसका एक अलग प्रयोग है, च लिखते हैं तो इसमें जो है अलग चिन्हों का उपयोग किया गया है, समझे कि नहीं। तो स्पर्श ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया बच्चे, तो यहाँ पर अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। फिर आगे देखिएगा तो इस लिपि में बच्चे जो है आपको एक विशिष्ट क्रम व्यवस्था देखने को मिलेगा। मतलब इस लिपि को क्या किया गया है, तो एक व्यवस्थित रूप से जो है सजाने का प्रयास किया गया है। और ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था बच्चे क्या कहलाती है, तो देवनागरी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। जैसे आ हो जाता है आपका, इसके बाद ए आई हो जाता है आपका, फिर क ख ग घ हो जाता है आपका। तो आप देखोगे कि हमारी जो स्वर ध्वनियां हैं इसको पहले रख लिया गया है, फिर जो नीचे आपकी व्यंजन ध्वनियां हैं इसको क्या किया गया है, तो उसके नीचे रखा गया है। तो यह एक व्यवस्थित रूप है, और इस व्यवस्थित रूप को प्यारे बच्चे हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं, देवनागरी वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इसके साथ इसकी और भी कई सारी विशेषता है, जैसे कि जो है इसको बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं बच्चे, हम लोग इस साइड से बाएं साइड से शुरू करते हैं और इस तरफ दाएं तरफ लिखते चले जाते हैं। इस लिपि में जो है आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा, इस तरीके से कई सारी भाषाओं को जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और यह आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को लगती है, साथ में इसमें कलात्मकता का भी गुण देखने को मिलता है, और काफ़ी जगह जो है इसका प्रयोग भी देखने को मिल जाता है, समझे कि नहीं। इस लिपि को लिखने में आपको जो है काफ़ी कम जगह का भी इस्तेमाल होता है, काफ़ी कम जगह का यूज करके आप इस लिपि को लिख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है आपके देवनागरी लिपि की हो जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको देवनागरी लिपि की जो विशेषता रही है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट कर देना, क्या आप लोगों को जो है देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं ये अच्छे से समझ में आ गया।
हालांकि ये सारी चीज़ें याद करने वाली है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हो और मैंने जो अभी आपको बताया है उस माध्यम से आप इसे समझ भी सकते हैं। चलिए, ये आपके ग्रुप नंबर बी का जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा आज के इस क्लास का, आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है और सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बढ़िए, हम लोग आते हैं अब ग्रुप नंबर सी पर। ग्रुप नंबर सी में देखेंगे हम लोग आज जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है। देखो, यूनिट नंबर 2 में आप लोग जो है 3 क्वेश्चंस तैयार करोगे। सबसे पहला बाबर की ममता जो आपका एकांकी है, इस एकांकी का आपको सारांश लिखना है। अब इसके लिए आप इसका आंसर कैसे लिखोगे प्यारे बच्चे, तो देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आप लोग क्या करेंगे, वहां से बाबर की ममता एकांकी वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर सवाल है कि प्रेमचंद्र के द्वारा रचित बेटों वाली विधवा, इसकी कथा वस्तु क्या रही है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां से आप उसको जरूर देखिए। साथ में भय शीर्षक निबंध का जो है भाव स्पष्ट करे, इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस तीनों वीडियो को जरूर देखिए और तीनों वीडियो को देख करके इसका आंसर राइटिंग खुद से कर लीजिए और फिर पेपर जब तक होता है तब तक रिवीजन कीजिए। इस 3 गो में से जो है प्यारे बच्चे आपको 2 गो क्वेश्चंस आपके पेपर में पक्का छपेगा, इस बात को नोट कर लीजिए, अभी से नोट कर लो, समझ गए ना। तो इस तरीके से बच्चे आज का जो ये क्लास रहा है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा बच्चे, हम लोगों ने देखा सबसे पहले 10 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोगों ने देखा 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये क्लास हालांकि कैसे रही आप लोगों के लिए। अगर क्लास बच्चे आपका हेल्पफुल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, अपने भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को पहुंचाना है ताकि सारे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं आपको बच्चे 5 दिन 5 क्लास प्रोवाइड करूँगा और ये 5 क्लास आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।